मैं सुब्रत शर्मा। आज हम क्लास में पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम ये जानें कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या हैं और इनका परिचय क्या है। तो हम देखें हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं, एक से कार्य करने वाली सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू, और वो टिश्यू जो एक से कार्य करने वाले टिश्यू हैं वो निर्माण करते हैं अंगों का। तो जो निर्माण करते हैं अंगों का ये सेल हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, इनके अपने अपने सीक्रेशंस होते हैं या ये श्रवण करते हैं, श्रावित करते हैं रासायनिक पदार्थों को। और ये रासायनिक पदार्थ जो हैं पूरे शरीर के अंदर, क्योंकि अब ये ऑर्गन है, अंग हैं, ऊतक हैं, कोशिका हैं, तो कोशिका से भी अपना रासायनिक पदार्थ सीक्रेट हो रहा है। तो एक से प्रकार की रासायनिक पदार्थों का सीक्रेशन जिन सेल से होता है उनसे वो ऊतक बन जाता है, और एक से प्रकार के ऊतक मिलकर के उस एक अंग का निर्माण करते हैं। और ये सारे अंग, अब वो अंग कौन कौन से हो सकते हैं अपने शरीर के अंदर हम देखें तो हमारा हृदय है, हमारा पाचन तंत्र है, हमारा श्वसन तंत्र है ना, हमारा वृक्क है ना, जिससे एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये सब मिलकर के हमारे पूरे एक शरीर का निर्माण करते हैं। अब ये निर्माण तो हुआ था, लेकिन ये सब अंग आपस में किस तरीके से सामंजस्य रखते हैं, एक सम स्थापन, जिसको क्या वो लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब हमारे सामने एक और चीज़ आई इस एंडोक्राइन सिस्टम को समझने से पहले कि ये होम्योस्टेसिस या समस्थैनिकता क्या होती है, क्योंकि हमारे शरीर की क्रियाकलाप और इन सबों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम आपस में ये ऑर्गन उसके अंदर के क्रियाकलापों के अंदर एक सामंजस्य रहे। और उस सामंजस्य को बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई क्रिया होनी चाहिए या कोई कंट्रोलिंग बॉडी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लाइड बर्नार्ड 1856-1855, जिनको कि हम लोग आधुनिक कार्यकी के पिता भी कहते हैं, मतलब मॉडर्न फिजियोलॉजी के फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने बताया कि जो बहुकोशिकीय जंतु हैं इनके शरीर की कोशिकाओं का शरीर है, मतलब जो बहुकोशिकीय जंतु हैं, जंतु में शरीर की कोशिकाओं का शरीर के बाहरी वातावरण, जो हमारा शरीर है उसका बाहरी वातावरण से सीधा संपर्क नहीं होता। ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर कवरिंग है, अब इनका कोई संपर्क नहीं होता, इसीलिए इनके शरीर में कोशिकाओं के रासायनिक पदार्थों के आदान प्रदान, एक तरल पदार्थ जो अंतः वातावरण, इंटरनल एनवायरनमेंट और मेल्यू इंटरव्यू होता है, जो एक और तो कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, अकार्बनिक पदार्थ, पोषण पदार्थ की सप्लाई करता है, तथा दूसरी ओर कोशिकाओं द्वारा विसर्जित जितनी भी अपनी उपापचयी या अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट हैं उन सबों की निकासी करता है। तो जो हम वर्टिब्रेट्स हैं उनका अंतः वातावरण से सबसे अधिक विकसित होता है। जो हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, जो कशेरुकी हैं, हायर वर्टिब्रेट्स हैं, इनका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसका बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित 3 तरीके से रहता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो रुधिर, जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, दूसरा लिम्फ्स, लसिका, तीसरा ऊतक द्रव्य
टिश्यू फ्लूइड्स, जो हमारे टिश्यू हैं उनके अंदर वो फ्लूइड होता है। तो ऊतक द्रव्य कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। इसको हम लोग इंटरनल या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, ईसीएफ। तो कोशिका अपना रासायनिक लेन देन करती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, या हम कहें कि एक अंग का दूसरे अंग के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए हमारे पास ये 3 सिस्टम मौजूद है। लसिका, जिसको कि हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ऊतक द्रव्य और रक्त, रुधिर, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर एक सिस्टम, एक तंत्र बना रहता है, जिससे कि हमारे आपस में आदान प्रदान बना रहता है। और हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, कोशिकाओं के रासायनिक लेन देन को सुचारू बनाए रखने के लिए शरीर के अंतः वातावरण की भौतिक रासायनिक दशाओं को संतुलित बनाए रखना अति आवश्यक होता है। इसीलिए जंतु कई स्वनियमन प्रक्रियाएं, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म द्वारा अंतः वातावरण को संतुलित और अखंड बनाए रखते हैं। इस प्रक्रिया को होमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है। और इस होमोस्टेसिस का सबसे पहले जो नाम दिया था वो इस क्रिया का वॉल्टर वी कैनन 1932 ने होम्योस्टेसिस नाम दिया। अब हम यहाँ पर चीज़ को देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो उसको हम बात कर रहे थे, तो हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को दो तंत्र हैं जो कि हमारे शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं या नियमित करते हैं। एक तो है तंत्र का तंत्र और एक है एंडोक्राइन या अंतःस्रावी तंत्र। तो अंतःस्रावी तंत्र और तंत्र का तंत्र मिलकर के संयुक्त रूप से हमारे शरीर को क्रियाशील बनाए रखते हैं। तो अब हम देखें कि a cell, a tissue or an organ which secretes the chemical compounds required for a particular functions is called a gland. अब एनिमल्स जो हैं, हम एनिमल्स या हमारा शरीर है, उसके अंदर 3 तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक तो होती है एक्सोक्राइन, दूसरी एंडोक्राइन और तीसरी हेट्रोक्राइन। अब ये 3 जो हैं ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स पाई जाती हैं, जो अपने अंदर इन ग्लैंड्स के अंदर होने वाले सीक्रेशंस जो हैं, रासायनिक पदार्थ जो सीक्रेट्स होते हैं, वो सीक्रेट्स पदार्थ जो हैं वो सरफेस पर या कैविटी, बॉडी की जो कैविटी है उसमें सीक्रेट होते हैं। और सीक्रेट होने के बाद ये एक नलिका द्वारा हमारे शरीर के अंदर स्रावित होते हैं। स्रावित होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जैसे सेबेसियस ग्लैंड जो स्किन या सिलिवरी ग्लैंड्स जो बक्कल कैविटी के अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारे स्टमक के अंदर, और लिवर जो है उससे भी कुछ इस तरीके के पदार्थ जो हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम जहाँ देख एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? इनके अंदर किसी तरीके की डक्ट्स नहीं पाई जाती और इनके जो टिश्यू हैं, जो ये ग्लैंड्स के पार्ट हैं, उनसे उनके चारों तरफ क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इनसे सीक्रेट होने वाला पदार्थ जो होता है वो जो इंटरनल फ्लूइड है उन फ्लूइड्स में डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ होने के बाद ये ब्लड के द्वारा उस पर्टिकुलर लक्ष्य अंग के पास, या इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट ऑर्गन तक जाता है। तो इसका तो इंटरनल सीक्रेशंस जो हैं ये हमारे पूरे शरीर के अंदर ब्लड के द्वारा
प्रवाहित होता है। अब ये जो सीक्रेशंस हैं, ये सीक्रेशंस जो केमिकल सीक्रेशंस हैं, इनको हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन्स बोलते हैं, इंटरनल सीक्रेशंस हैं। इनको सबसे पहले क्लाउड बर्नार्ड ने 1855 के अंदर नाम दिया, इंटरनल सीक्रेशंस। तीसरी आती है हिट्रोक्लाइन ग्लैंड्स। हिट्रोक्लाइन ग्लैंड्स जो हैं, ये वो सेल्स हैं जो कि दोनों तरीके की इसके अंदर क्रियाएं होती हैं। एक्सोक्राइन टिश्यू भी होते हैं इसके अंदर और एंडोक्राइन टिश्यू भी होते हैं। और ये सीक्रेशंस को अपने अंदर जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डक्ट नलिकाओं के द्वारा, और कुछ सीक्रेशंस ऐसे होते हैं जिनको कि ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं। इन ग्लैंड्स को हम लोग जानें तो पैनक्रियास और हमारे जनन अंग, ये ऐसे हैं जिनको कि हम लोग हिट्रोक्लाइन ग्लैंड्स बोलते हैं। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रोल का और इनके द्वारा सीक्रेशंस का जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी शब्द, या हम बोलें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो क्लाउड बर्नार्ड 1855 के अंदर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। अब हम यहाँ देखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर जो हम डायग्राम हम दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, हम देखें सबसे ऊपर कैपिलर अपना आर्टियोल है, नीचे की तरफ भी आर्टियोल, उसके बीच में हम लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर सेल्स हैं जिससे कि रासायनिक पदार्थ जो है वो स्रावित हो रहा है। वो रासायनिक पदार्थ शरीर के अंदर जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर डिफ्यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज़ होने के बाद ये पदार्थ हम देखें जो आर्टियोल या अपनी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। और एब्जॉर्ब होने के बाद जब ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड क्या लिखा हमने, ब्लड के साथ जो है हार्मोन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये तो हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि एंडोक्राइन टिश्यूज़ जो हैं उनसे सीधा रासायनिक पदार्थ डिफ्यूज़ होने के बाद कैपिलरीज के थ्रू ब्लड वेसल्स में पहुंचा और ब्लड वेसल्स से ब्लड के द्वारा अपने लक्ष्य अंग की तरफ पहुंच गया। दूसरा हम लोग देखें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यहाँ पर हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को दिखाने की कोशिश करी है। अब यहाँ देखें तो इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं जो हमारे अंदर पसीने को किस तरह से निकलती है। तो हमारी स्किन है, एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं। एक्सोक्राइन स्वेट ग्लैंड से ऊपरी स्तर पर जा कर के जहाँ पर कि पोर्स हैं, उस पोर्स से होकर स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग जो है, हमारे जो पसीना जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों के एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दिखाई दे रही है। अब यहाँ हम देखें हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर हमने ये देखा कि ये पैनक्रियास है। पैनक्रियास के अंदर एलोवेलीज हैं, कुछ कैविटीज़ हैं, आइसोलेट सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो एलोवेली हैं वो ग्लैंड्स जो हैं दिखाई दे रही हैं। दूसरा बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स हैं जो पास में क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं। उन ब्लड वेसल्स में इनका सीक्रेशन एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के थ्रू अपने लक्ष्य अंग की तरफ प्रवाहित हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग देखें गोनाड्स, जिसके अंदर हमारा टेस्टिस हम लोगों ने लिया है। टेस्टिस के अंदर हम देखें तो सेमिनिफेस सेल्स मौजूद हैं, सर्टोली सेल्स हैं। अब सर्टोली सेल्स क्या हैं, ये सीक्रेशंस करते हैं हार्मोन, रासायनिक पदार्थ का। जो रासायनिक पदार्थ एलएच के साथ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के साथ यहाँ पर अपना
सीक्रेट करती हैं, और बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिनको कि हम लोग लीडिंग सेल्स बोलते हैं। यहाँ हम लोग देखें, आपको पीले कलर के अंदर लिखा हुआ है, उसके ऊपर इंटरस्टिशियल सेल्स, और उसी के पास क्या है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो ये सीक्रेशन टेस्टोस्टेरोन जो अपना हार्मोन है, इसके साथ लक्ष्य अंग है इसका लीडिंग सेल्स, तो इससे आकर के एलएच आकर के उनको सीक्रेट करता है, और उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है कैसी हैं, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसके अंदर की दोनों तरीके की चीज़ें